भारत की और चीन की जिस तरीके की टेंशन है उसकी तो और रुख करते हैं। चीन पर अरविंद केजरीवाल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को घेरा। चीन पर उन्होंने कहा, आज जो आम आदमी पार्टी की जो नेशनल काउंसिल की मीटिंग थी वहां पर अरविंद केजरीवाल ने चीन के ऊपर बात करते हुए सीधे सीधे कहा कि चीन हमें आंखें दिखा रहा है और हमारी सरकार उसे इनाम दे रही है। चीन ने हमें आंख दिखाई, सरकार ने अगले साल 7.5 लाख करोड़ रुपए का जो सामान है वहां से खरीदा। हमें उन्हें सजा देनी चाहिए थी, उसमें उनसे हमें जो सामान है वो खरीदना क्या मजबूरी है सरकार की, सरकार हमें बताए। चीन से आने वाला 90% जो सामान है वो भारत में बन सकता है, सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि चीन से वो लगातार सामान खरीद रहे हैं। इसको लेकर एक बार फिर से विपक्ष के जो बाकी जैसे नेता हैं वो अगर आप देखें तो किस तरीके से लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं, लगातार भारत सरकार के ऊपर। ये जो अभी तवांग में हाल ही में घटना हुई है उसके बाद से तेवर जो है विपक्ष के वो काफी ज्यादा इस वक्त सरकार की तरफ तीखे हैं। राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले जो चीन के साथ झड़प हुई उस पर जो सियासी तूफान है उसमें राहुल गांधी ने जयपुर में भी एक बात कही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के ऊपर निशाना साधा था। चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और देश की सरकार सो रही है। चीन का खतरा बिल्कुल साफ है, सरकार उसे छुपाने की कोशिश कर रही है। इस तरीके से राहुल गांधी ने भी भारत सरकार के ऊपर हमला किया था। अब भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी सेना का मनोबल गिरा रहे हैं, उनकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, हमारी सेना बहादुरी का प्रतीक है। राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। इस तरीके की बात उन्होंने वापस में पलटवार करते हुए ये बात कही है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि विपक्ष के जो तीखे तेवर हैं, क्या विपक्ष सरकार की नाकामी मानी जाए कि वो विपक्ष को साथ लेके नहीं चल पा रहा, या ये बात मानी जाए कि विपक्ष इससे इतने संवेदनशील मुद्दे पर अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहा है। इस पे चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर गोवर्धन दास जुड़ रहे हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ रवि श्रीवास्तव साहब जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, पर उससे पहले गोवर्धन दास जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं ये बात, अगर राहुल गांधी सरकार से सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि कुछ बड़ा खतरा है, सरकार को विपक्ष को साथ में लेके चलना चाहिए। हमारे साथ मेरे जनरल सिबाज भी जुड़ गए हैं। जनरल सिबाज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस वक्त इंडिया एट 9 में। तो गोवर्धन दास जी ये बताइए कि उसमें जब भी सरकार से कोई सवाल पूछा जाता है तो ऐसा क्यों है कि विपक्ष को आप पाकिस्तान और चाइना के साथ खड़ा कर देते हैं? अरे आप सबको गुड इवनिंग। ऐसे मैं दो तीन पॉइंट बताता हूँ। ये जो राहुल गांधी जी ना, क्या कहता है, इनका जो अभी भी 52 ईयर्स ओल्ड, 52 साल में उनका अभी भी एक्चुअली बचपना रहेगा। वो हर जगह लूज टॉक कर देते हैं। एक तो पहले तो ये है, वो लूज टॉक करके हमारी सैनिक को मनोबल नीचे कर रहा है, गिरा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इनको इतिहास के बारे में कुछ पता भी नहीं है। क्या कहते हैं, 2014 के बाद चाइना ने 1 इंच जगह इंडिया का कोई कब्जा नहीं कर पाया। और क्या कहते हैं, जितने बार उन लोग इनकर्शन किया है, इंडियन जो आर्मी मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आप पिछले देखिएगा, कांग्रेस के टाइम पे श्याम सरन का, ये फॉरेन सेक्रेटरी श्याम सरन का, आपका ये उन्होंने क्या बताया था, 640 स्क्वायर किलोमीटर जगह यूपीए 2 के टाइम पे उसने ये ऑक्युपाई कर लिया। तो सुनिए, मुझे बताने दीजिए, मुझे 30 सेकंड दीजिए, आपको बताता हूँ जी। अच्छा, तो उनका जो जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में, उनके कारण क्या कहता है, हमारी 38,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया। ठीक है। और वही कांग्रेस जाके क्या कहता है, चाइना के साथ एमओयू साइन कर रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन ने उनसे पैसा ले। गोवर्धन दास जी, एक तो पहली बात, एक सबसे मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं, उसमें एक बात ये भी कही जा रही है कि अगर यूपीए सरकार ने कुछ आंकड़े रखे तो क्या ये सरकार आंकड़े छुपाकर ही ये बात कहना चाह रही है कि हमारा कुछ नहीं हुआ। दूसरा, उनके जवाहरलाल नेहरू नहीं है सर, वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। जैसे नरेंद्र मोदी जी सबके प्रधानमंत्री हैं, वैसे जवाहरलाल नेहरू भी सब पूरे देश के प्रधानमंत्री थे। तो उनके या मेरे, वरना तो भाजपा के प्रधानमंत्री बन जाएंगे मोदी जी, थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होगी। तो प्रधानमंत्रियों को प्रधानमंत्री की तरह सम्मान दिया जाए, सब हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन दूसरा सवाल मैं अपने बाकी मेहमानों के पास जाने से पहले आपसे
आपसे पूछना चाहता हूं, जो अरविंद केजरीवाल ने आपसे पूछा आज सवाल कि क्या मजबूरी है कि 2021-22 में जब चाइना से आपने डोकलाम देख लिया, उससे पहले हमने गलवान देख लिया और अब तवांग देख रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है कि 115 बिलियन यूएस डॉलर का भारत चाइना का ट्रेड हुआ है, जो कि पिछले साल यानी कि 2020-21 में 86 बिलियन डॉलर था, ऑलमोस्ट दुगना हो गया सर ये। अच्छा, मुझे दोबारा 30 सेकंड पीसफुली बताने दीजिए, जी। ठीक है। तो ये जो बोल रहा है, जो क्या कहता है, चाइना का जो गुड्स हमें वर्जन करना चाहिए, स्वागत है, अच्छा है, लेकिन पहले दो चीज बताता हूं। नंबर वन, ये केजरीवाल एंड कंपनी अपना ये चाइना का सामान यूज करना बंद करेंगे कि नहीं पहले ये बताते, नंबर वन। नंबर टू, ये जो चाइनीज सामान ये वर्जन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें फैक्ट्री लगाना चाहिए, हमें प्रोडक्शन करना चाहिए। कौन करने नहीं देता है? ये जो केजरीवाल जैसा पार्टी और जो ममता बनर्जी जैसा पार्टी क्या करता है? अच्छा। लोगों को फ्री भी देता है, कोई डेवलपमेंट नहीं करता मतलब है, आप हमें ये कह रहे हैं कि जो देश के जो 2014 से कहा जाता है कि इतने स्ट्रांग प्रधानमंत्री हैं, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे उन्होंने इतने सारे इनिशिएटिव शुरू करे, वो केंद्र के सामने, इतने स्ट्रांग प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री लगाने नहीं दे रहे। मतलब सरकार की गलती नहीं है, सरकार ने टिकटॉक को बैन कर दिया, उसी से चाइना के ऊपर असर पड़ जाएगा। लेकिन मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, रवि श्रीवास्तव साहब जवाब देना चाहते हैं। रवि श्रीवास्तव जी, आपने सुना, कह रहे हैं कि देखिए, कम से कम आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को तो ये बात करनी ही नहीं चाहिए, 2014 के बाद से 1 इंच इधर से उधर नहीं हुआ है। अंकित, मेरे मित्र कुछ कह रहे थे केजरीवाल एंड कंपनी करके, तो इन्हें बताना चाहूंगा कि वो कंपनी तो खत्म हो गई है, अब वो नेशनल पार्टी है और देश की लिस्टेड नेशनल पार्टीज में से एक है। तो उसे कोई एंड कंपनी कहने के बजाय अगर पार्टी का नाम ले तो अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, एक सबसे बड़ी ये है, एक शब्द है अंग्रेजी में इंट्रीग्विंग, बड़ा इंट्रीग्विंग है अंकित, कि हम सबसे सवाल पूछते हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ धरने दे देते हैं, हम पाकिस्तान को रोज गालियां दे देते हैं, हम चीन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते, हम चीन को एनिमी नेशन नहीं बोलते। आपने खुद बताया 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है उसके साथ में, इतना सामान मंगाते हैं और क्या मंगाते हैं? हम चश्मे मंगाते हैं, हम चप्पलें मंगाते हैं, हम कपड़े मंगाते हैं। अरे भाई, ये तो सारी चीजें हिंदुस्तान में बनती हैं, इनका इस्तेमाल करिए विदेशी सामान का। मगर वो 3,500 चाइनीज कंपनियां यहां पे बैठी हुई हैं, उन्होंने 40 करोड़ रुपए का चंदा इनके पीएम केयर के। और रवि श्रीवास्तव जी, तो क्या दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार भी कोई इस पे फैसला लेने के लिए सोच रही है क्या कि चाइना का जो माल है हमारे मार्केट्स में नहीं बिकेगा, उसके लिए आप भी कुछ करने की पहल करने की, सरकार को आईना दिखाने की कुछ सोच रहे हैं क्या? निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल इस बारे में क्लियर है, मगर हमारे तो इनके तो सिर्फ 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं, बाकी तो देश के अंदर कुल मिलाकर के 10 राज्यों में इन्होंने सरकारें गिरा करके बना ली है, 8-10 इनकी अपनी सरकारें हैं। तो इनका तो पूरा देश पे साम्राज्य है, और जो भी ये निर्णय लेना चाहते हैं, क्या निर्णय लिया गया था? वो 100 रुपए की बिजली की झालर को बायकॉट कर देंगे। अरे भाई, जो 77 बिलियन डॉलर का धंधा है, उसके बारे में बात करो। आलोक शर्मा जी, जब आप जुड़ रहे थे तो उससे पहले गोवर्धन दास जी कह रहे थे कि राहुल गांधी गलत बयानी करके जो सेना है उसका मनोबल तोड़ते हैं। राहुल गांधी ने अपनी बात कही, उन्होंने सरकार को इस पे घेरा भी, लेकिन साथ ही साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमारे जवान वहां पिट रहे हैं। इसको लेकर काफी आपत्ति भी उठाई गई सर। देखिए, यही बात तो राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट में कही थी। हमने तो नहीं कहा देशद्रोही है वो। उन्होंने कहा था कि हमारे जवान जो है घायल हुए हैं, और आज तमाम चैनल से पता चल रहा है, मीडिया से, कि 35 जवान हमारे घायल हैं और उसमें 7 जो हैं सीरियसली इंजर्ड हैं। तो क्या ये देशद्रोह हो गया? बताना। अगर युद्ध होगा, लड़ाई होगी, तो हमारे जवानों को भी मार चोट लग सकती है, और हमने पीटा भी। हमारे जवान जो हैं वो पूरी तरह से सक्षम है, उन्होंने भगाया उनको। अगर किसी ने कोई जिस भी तरह से मनोबल तोड़ा है और किसी ने अगर लूज टॉक की है, तो वो देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने 20 जवानों की शहादत के बाद भी क्लीन चिट दी चाइना को, जिससे पूरे विदेश को, पूरे इंटरनेशनल फोरम को एक मौका मिला। अगर किसी ने लूज टॉक की तो मोदी साहब ने की, कि अपना भोजन छोड़ के और लाल कपड़े पहन के, लाल शॉल पहन के घूम के उठे और चाइना के प्रेसिडेंट से गले मिल गए। अगर किसी ने लूज टॉक की तो पुलवामा के बाद जब मोदी जी वोट मांग रहे थे, तब लूज टॉक हुई।
लूज टॉक कौन करता है? जब एक जवान की शहादत और जवान के बलिदान से बड़ा अगर आप एक छोटे व्यापारी को बताते हैं तो लूज टॉक वो होती है। पर शर्मा लूज टॉक देश के प्रधानमंत्री जब करते हैं। शर्मा जी, आप यूपीए 2 का आंकड़े उठा के देखिए, वहां पर विदेश मंत्री खुद इस बात को, विदेश सेक्रेटरी खुद इस बात को कहते नजर आए थे कि देखिए इतनी जमीन चाइना ने हड़प ली है। सरकार कह रही है जो 14 से लेकर अब तक का हमारे पास, हमने तो कोई ऐसा आंकड़ा सामने रखा नहीं, हमारी तो 1 इंच जमीन भी नहीं गई। देखिए, मैं समझता हूँ 1975 के बाद चाइना ने मैकमोहन लाइन पर कहीं पर 1 इंच जमीन हमारी नहीं हड़पी थी 2014 तक, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जहां पर अंकित जी, मुझे 30 सेकंड चाहिए। आपको 30 सेकंड उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, सबको कम से कम अपने पहले वक्तव्य पर रखिए, जनरल साहब के पास भी जाना है। आज सुनिए जरा, बददिमाग लोग हैं बीजेपी के लोग। सुब्रमण्यम स्वामी जी को पार्टी से बाहर फेंक दीजिए अब जरा। वो सुब्रमण्यम स्वामी सांसद हैं, वो तमाम इंटरव्यूज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि निकम्मी सरकार है ये असत्य बोलती है, झूठ बोलती है सरकार। ये उन पे कब एक्शन लेंगे आप? ठीक है, आपने गांव में कहा कि मुझे जनरल सिवाज के पास भी एक बार जाने दीजिए, मैं उनसे भी एक कमेंट लेना चाहता हूं, क्योंकि आप सबकी जो बहस है वो राजनीतिक बहस है, लेकिन इस पर एक एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए जनरल सिवाज, जब भी भारत चाइना की बात होती है तो बार बार बात इस बात में घूम जाती है कि हमारी सेना का शौर्य, सेना के शौर्य के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा, हमारे जवानों को यह स्थिति बार बार ना देखनी पड़े। क्या इसके लिए भारत सरकार कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक और हर रास्ता जो वो अख्तियार कर सकती है वो कर रही है? क्या हुआ है और क्या होना चाहिए सर? हाँ बिल्कुल, देखो अंकित, ये समझना पड़ेगा कि चीन की लैंड बाउंड्री 14 देशों के साथ है, मगर उनमें से 14 में से 12 देशों के साथ उसने लैंड बाउंड्री समझौता कर लिया है। 2 देश हैं जो कि भारत है और भूटान है। वो जानबूझ के भारत के साथ समझौता नहीं कर रहा है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसके कारण हमारे को अंडर प्रेशर डालने के लिए। अब ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसकी जो लंबाई है 3488 किलोमीटर है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश। ये 3 सेक्टर में डिवाइड है। ये अगर हम देखें, ईस्टर्न सेक्टर जो है वो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है, और सेंट्रल सेक्टर है जो कि उत्तराखंड और हिमाचल है, और वेस्टर्न सेक्टर है ईस्टर्न लद्दाख। अभी तक हमारे मैप भी एक्सचेंज नहीं हुए हैं भारत और चीन के, क्योंकि जो चीन है वो समझौता नहीं करना चाहता, वो आपको अंडर प्रेशर डालना चाहता है। अगर मैं ये कहूं कि ईस्टर्न सेक्टर में जो अरुणाचल है वहां पर जो समझौता कभी तिब्बत के साथ ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का हुआ था, वो है एक प्रकार से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाटरशेड प्रिंसिपल पे है। जी, मैं जल्दी से आपसे एक बात समझना चाहता हूं कि ये बात तो जाहिर है, देखने को मिल भी रही है कि सरकार ने जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया है, लेकिन वही बात घूम के आती है कि जवानों को इस स्थिति में ना डाला जाए। क्या उसके लिए पर्याप्त कूटनीतिक प्रयास भी किए जा रहे हैं या उसमें अभी कुछ कमी है? ना, बिल्कुल किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि हर एक गवर्नमेंट ने अपने समय में ट्राई की है। पहले तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा सभी पॉलिटिकल पार्टी को, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो हमारी एक ही आवाज आनी चाहिए। मैं ये बताऊंगा अंकित, ये सच्चाई है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वो बहुत हो रहा है, क्योंकि पहले हमारे अंदर ही खामियां थी। हम सोचते थे अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे तो चीन आ जाएगा, मगर अब हम बदले हुए हैं। लास्ट 15-20 साल में ज्यादा एग्रेसिव हमारी स्ट्रैटेजी हो गई है। पर गोवर्धन जी, अंत में आपने 30 सेकंड मांगे थे, मैं 30 सेकंड आपको देता हूं, लेकिन मुझे इस बात का जवाब भी दीजिए कि यूनाइटेड नेशंस में अगर चीन के खिलाफ एक कोई मानवाधिकारों को लेकर, उरुग्वे मुस्लिम्स को लेकर अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए कोई प्रस्ताव आता है तो भारत क्यों उसमें एब्सेंट हो जाता है? भारत क्यों उसमें वोट नहीं करता चीन के खिलाफ? क्या इससे एक दोहरे मापदंड का मैसेज नहीं जाता चीन के ऊपर? नहीं, यहाँ मुस्लिम और रिलीजियन ये एंगल यहाँ मत लाइएगा सर। मैं तो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा हूं। आप रिलीजन एंगल मत लाइएगा। चाइना के साथ जो आज चाइना का जो ये बॉर्डर समझौता नहीं करना चाहता है, ये बिकॉज ऑफ ये जो क्या कहते हैं कांग्रेस 60 साल में देश को इतना ये वीक कर दिया, क्योंकि ये जो सर कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया, इसीलिए 2014 से आपको मौका मिला। तो सवाल ये है कि आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं? भूल जाइए कांग्रेस ने क्या किया, भूल जाइए कांग्रेस ने क्या किया। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अगर यूनाइटेड नेशंस ने चाइना के खिलाफ
चाइना के खिलाफ कोई दुनिया ह्यूमन राइट्स वायलेशन का प्रस्ताव लाती है तो भारत सरकार क्यों उस पर उनका साथ नहीं देती, क्यों चाइना के खिलाफ वोट नहीं करती? देखिए, करोड़ रुपए खा गए, 2014 के बाद एक इंच जगह भी चाइना ऑक्यूपाई नहीं कर पाया और जित स्पाइनलेस। अरे युद्ध हुआ 62 में, हम हार गए युद्ध। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ नहीं आता। जो मैंने आपसे सवाल पूछा उससे आप थोड़े बचते हुए नजर आए, मेरे पास बिल्कुल समय खत्म है। आलोक जी, रवि जी, मैं आप लोगों को 10-10 सेकंड दे सकता हूं। आलोक जी पहले आप बोलिए, फिर रवि जी बोलेंगे। चाहता हूं, हर बार एक बयान आता है हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं ली, हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं ली। अरे हमारे सैनिक बहादुर हैं, 1 फुट जमीन उनकी लेके दिखाते ना। उन्होंने तो कह रखा है कि हम तो पीओके लाने के लिए तैयार हैं। मेरे पास समय खत्म हो गया। आलोक जी, अंतिम 10 सेकंड आपको, वो बार बार आपको आपका रिकॉर्ड याद दिलाते हैं, 60 साल का, कहते हैं कि 2014 के बाद से सब बदल गया। जो क्या कहता है कांग्रेस का हो गया। गोवर्धन जी, आपने अपनी बात कह दी, आलोक जी को अपनी बात खत्म कर लीजिए, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं। देशद्रोही लोग, ये देशद्रोही कांग्रेस, देशद्रोही इन लोगों ने। आलोक जी, देशद्रोही सबसे बड़े, अगर देखिए मुझे लगता है अगर कहीं पर कांग्रेस से गलती हुई है, कांग्रेस को सूली पे चढ़ा दो। राजीव गांधी फाउंडेशन में अगर कहीं पर भी किसी रूल का वायलेशन हुआ है, सूली पे चढ़ा दो सबको। लेकिन ये बताइए कि पीएम केयर फंड में बीजेपी ने कितना माल खाया है, इसका उत्तर दीजिए। डॉनसन कंपनी जो लिस्टेड थी, बैंड थी, यूरोप में भी, यूनाइटेड नेशंस में भी, उससे कितना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है देश के अंदर इतनी संवेदनशील मुद्दे पर, देश की सीमाओं को लेकर जब भी बात हो, पूरा देश एक स्वर में बात कहे। लेकिन क्या जिम्मेदारी दोनों तरफ से है, लेकिन शायद ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की है कि विपक्ष को साथ लेके सरकार क्या करना चाहती है, क्या कर रही है, उसको बताए, उसको अपने कॉन्फिडेंस मिले। इतनी तू मैं खींचतान से चीन भी देखता होगा कि इनमें आपस में एका नहीं है, शायद इस वजह से उसके हौसले और भी बढ़ते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। चलिए अब आपको फटाफट दोबारा बताते हैं, फीफा वर्ल्ड कप में जो फाइनल हो रहा है अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच, अर्जेंटीना का जबरदस्त बढ़ाव धमाल चल रहा है। अर्जेंटीना ने फ्रांस पर 2-0 की बढ़त बना ली है। अर्जेंटीना ने पहले ही हाफ में 2 गोल दाग दिए हैं। पहला गोल मेसी ने किया, एक पेनल्टी को कन्वर्ट किया उन्होंने गोल में, और दूसरा जो गोल है वो मारियो ने किया है। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में अभी तक फ्रांस बैकफुट पर नजर आ रहा है, लेकिन अभी सिर्फ पहले हाफ का ही खेल खत्म हुआ है। हमारी स्पोर्ट्स एडिटर रीका रॉय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। रीका, जिस वक्त मैं आपके पास आ रहा हूं, आप फ्रेंच फुटबॉल फैंस के साथ खड़ी हुई हैं। मायूसी जरूर होगी, शायद अभी तक भी बातचीत चल रही होगी कि वो पहला जो पेनल्टी था वो सही था या नहीं था। बिल्कुल, बहुत रोमांचक मुकाबला रहा है अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच। पहले हाफ का जो जैसे कि मैच देखा गया, उसमें अर्जेंटीना एक लय में थे और फ्रांस अभी भी कोशिश कर रहा है उस लय को तोड़ने के लिए। जो मोमेंटम है अर्जेंटीना के पास वो लेने के लिए इस वक्त हमारे साथ कुछ फ्रेंच फैंस जुड़े हुए हैं। For you, what was the best moment of the match? I know France is behind, yes, but your best moment of the match? My best moment was when Lloris blocked the goals, because he's the real MVP here. He was injured, but he got back up and he defended us. And you know what? We're still in the game. So. What about Messi scoring? Because everyone's been talking about Messi magic and this being his fairy tale. Yeah, I know. I'm really disappointed in France right now, but. You know what? I think that in the second half we're gonna make it, and we're gonna come back, and we're gonna do it. We are. आपको लगता है कि फ्रांस कमबैक कर पाएगा? हाँ, बिल्कुल, ऐसे नहीं गिव अप कर सकते हैं। मेसी ने 2 बार मार किया है, लेकिन कुछ nothing is gonna stop us. और अभी हमारे पास किलियन एम्बापे है और वो भी सेम काम कर सकता है। सो बिल्कुल, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अंकित, फ्रेंच एम्बेसी के इस ग्राउंड में सब अभी भी आशा है उनको कि किलियन एम्बापे कम से कम एक गोल मारेंगे, मतलब और फ्रांस कमबैक करेगा इस कॉन्टेस्ट में। स्पिरिट्स और होप, उम्मीदें जो हैं वो अभी भी काफी हाई हैं। अभी भी पूरी उम्मीद है कि उनकी टीम वापसी जरूर करेगी।
बिल्कुल कायम है कि बिल्कुल कायम है। आप देख सकते हैं फ्रेंच फैंस कितने उत्सुक है, बिल्कुल ही मायूसी नहीं है यहाँ पर। और फ्रांस हमेशा से ही एक टीम है जो कमबैक करने के में माहिर है और शायद आज एक कमबैक हो सकता है। लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल एक अलग प्रेशर मैच है और वर्ल्ड कप फाइनल में कमबैक करना किसी भी टीम के लिए, चाहे वो फ्रांस भी क्यों ना हो, आसान नहीं होगा। रीका, जाने से पहले, क्योंकि आप लगातार पूरा वर्ल्ड कप आपने पूरा फॉलो भी किया है, मेसी के लिए जहां पर आप खड़ी हैं शायद वहां पर आपके लिए उसकी मेसी की तारीफ करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मेसी के लिए बहुत सारे फैंस ये बिल्कुल गोल्डन बूट के साथ साथ चाहते हैं कि उनके करियर का जो अंत है वो इस वर्ल्ड कप विक्ट्री से हो, तो उसको लेकर भी काफी ज्यादा लोगों की नजर बनी हुई है। और मेसी की जो पूरी अभी तक का खेल है उसको आप कैसे देख रही हैं? देखिए, मेसी के लिए ये एक फेरी टेल एंडिंग माना जाएगा। उन्होंने पहले ही कहा है कि अर्जेंटीना के शर्ट में ये उनका आखिरी मैच है। हालांकि पहले वो अर्जेंटीना से रिटायरमेंट ले चुके थे, काफी फ्रस्ट्रेटेड थे, लेकिन वो 2018 से पहले वापस आए। इस साल के शुरुआत ही में उन्होंने कोपा अमेरिका दिलवाया अर्जेंटीना को और उसके बाद ही लियोनेल स्कैलोनी के साथ उन्होंने इस वर्ल्ड कप के प्रेपरेशन शुरू कर दिया था, वर्ल्ड कप के लिए प्लानिंग शुरू कर दिया था। और मेसी के साथ साथ जो सारे प्लेयर्स हैं, ऐसा लग रहा है कि सचिन तेंदुलकर के लिए भारतीय टीम ने जैसे कि 2011 का वर्ल्ड कप जीता था, और मेसी के लिए पूरे अर्जेंटीना टीम इस वक्त वैसे ही वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। सारे प्लेयर्स यंग प्लेयर्स हैं और उनके लिए मेसी एक बहुत ही बड़ा रोल मॉडल है। मैं जिक्र एंगल डी मारिया का भी करूंगी। वो बीमार थे, इस वक्त वापस आए हैं टीम में। वापस आकर उन्होंने बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है इस मैच के ऊपर। और पेनल्टी भी उन्हीं के गिरने से मिली थी, उसके बाद मेसी ने उसको कन्वर्ट किया। तो आप जबरदस्त सेकेंड हाफ की उम्मीद। बहुत बहुत शुक्रिया रीका, वापस आएंगे आपके साथ। क्या फ्रांस वापसी कर पाता है? रीका के आसपास जो फैंस हैं उनकी उम्मीदें जो हैं वो पूरी हो पाती हैं नहीं, उसको देखने के लिए बने रहिए एनडीटीवी के साथ। सारी खबरें वर्ल्ड कप से लेकर भी आपके लिए आते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। झारखंड के साहिबगंज इलाके में श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड जैसी एक बिल्कुल वारदात हुई है। रुबिका नाम की एक महिला को हत्या करके आरोपी जो महिला है उसके पति ने उसके शव के 50 से ज्यादा टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंक दिए। पुलिस अब इसमें जांच में जुटी हुई है। फॉरेंसिक जांच के लिए इन सब टुकड़ों को जहां जहां से बरामद हुए उसको भेजा गया है, लेकिन इस वारदात के बाद से इलाके में काफी तनाव है। मुंबई के पालघर में एक 16 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में से एक पीड़ित की पहचान का है।